अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। जिस जज ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई, जिस जज ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर एवान को बरी किया, आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान की सदारत में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दीगर 6 सीनियर जजेस ने शिरकत की और जज अरशद मलिक को ओहदे से बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। मिसकंडक्ट साबित हो गया और अदालत ने जज अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर दी, मगर अभी भी बहुत से सवालात बाकी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जज अरशद मलिक पर बहुत सारे मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है, किस इल्ज़ाम पर बरतरफ किया गया है? जज अरशद मलिक के सुनाए गए फैसलों का क्या होगा? खासतौर पर नवाज शरीफ को सुनाई गई इस सज़ा का क्या होगा? इसके अलावा उन्होंने 2 फैसले सुनाए थे, एक में उन्हें बरी किया था, एक में उन्हें सज़ा सुनाई थी, दोनों का क्या होगा? बाबर एवान की बरियत के फैसले का क्या होगा? नून लीग जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले से खुश है, मगर हुकूमत भी खुश है। हुकूमत ये समझती है कि अभी एक किरदार को सज़ा हुई है, इस केस के दूसरे किरदार मरियम नवाज के खिलाफ अभी कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और उमूर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि जज अरशद मलिक ब्लैकमेल केस के 2 किरदार हैं, उनमें से एक अरशद मलिक खुद बरतरफ हो गए। इस खेल का दूसरा किरदार मरियम नवाज हैं, जिसने जज की नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अभी मरियम सफदर को सजा होना बाकी है। शहजाद अकबर ने मजीद लिखा कि वैसे याद रहे कि अरशद मलिक की तैनाती शाहिद खकन अब्बासी ने की थी। इसके अलावा बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मजीद लिखा कि जज अरशद मलिक केस में ये भी याद रखना चाहिए कि अल अजीजिया केस इस जज की अदालत में मुल्जिमान यानी नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुंतकिल हुआ था और इस केस में मुलव्विस नासिर बट नामी शख्स जज अरशद मलिक का पुराना जानने वाला था। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया और लिखा कि जज अरशद मलिक केस में 2 फरीक थे, एक जज अरशद मलिक जिन्हें आज सजा हो गई, दूसरी मरियम नवाज और नासिर बट को भी सजा मिल सकती है। साथ ही बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि अरशद मलिक की तैनाती शाहिद खकन अब्बासी ने किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर शाहिद खकन अब्बासी के दौर में जज अरशद मलिक की इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में तैनाती की गई, तो क्या वो नवाज शरीफ को सजा दिलवाने और बाबर एवान को बरी कराने के लिए तैनाती की गई थी? दूसरा सवाल ये उठता है कि जज अरशद मलिक के पास नवाज शरीफ का केस कैसे गया? जज अरशद मलिक ने खुद अपने बयान हल्फी में लिखा है कि उनकी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तैनाती फरवरी 2018 में की गई थी। उस वक्त एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस सुन रहे थे, जिसमें एक एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला उन्होंने 6 जुलाई 2018 को सुना दिया और नवाज शरीफ को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। एक रेफरेंस का फैसला कर दिया, बाकी दोनों रेफरेंसेस की समाअत जारी रखी, जिस पर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड के फैसले को चैलेंज किया और दरख्वास्त की कि ये केस अब कोई और जज सुने, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर अपना माइंड बता चुके हैं, सजा सुना चुके हैं। खुद जज मोहम्मद बशीर ने भी अदालत से कहा कि वो केस नहीं सुनना चाहते। और फिर 7 अगस्त 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर की और कहा कि ये केस दूसरी अदालत सुने। उस वक्त इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 2 ही जज थे, एक जज मोहम्मद बशीर और दूसरे जज अरशद मलिक। और फिर यह केस जज अरशद मलिक के पास चला गया और फिर उन्होंने 24 दिसंबर को नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। इस फैसले के 6 महीने बाद एक नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। गुज़िश्ता साल 6 जुलाई को नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि सजा देने वाला खुद बोल उठा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, फैसला किया नहीं, करवाया गया है। फिर उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो भी चलाई, जिसमें वो मुख्तलिफ एतराफ़ करते नजर आए। उसके बाद ज़ाहिर है एक तूफ़ान खड़ा हुआ, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, इसके अलावा ये मामलात थे, उसकी मुद्दत सुप्रीम कोर्ट ने मुतय्यन की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज भी रखे थे। उस सब के बाद ये कैसे हो गया, ये सवाल उठा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत जज अरशद मलिक के दिफा में आगे आ गई। हुकूमत ने फ़ौरन ही मरियम नवाज की पेश करदा वीडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान कर दिया और कहा कि नून लीग ने पूरी अदलिया पर उंगलियां उठा दी। आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। हम इस कौम से, इस मुल्क के अवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे। बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए।
लेकिन सबसे ज़्यादा मुनासिब फोरम जुडिशल कमीशन है। ये सिर्फ एक जुडिशरी के इदारे के लिए ऊपर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर भी हमला है, पार्लियामान के हर इदारे के ऊपर हमला किया गया है। बेहतर ये है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्शन हो और जुडिशरी की तरफ से हो। सारी बातें की गई, हुकूमत ने ये पोजीशन ली कि ये तो पूरी जुडिशरी पर हमला है, क्योंकि जो ये केस था इसमें मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के जज थे। हुकूमत ने ऐलान तो किया मगर फॉरेंसिक टेस्ट फिर नहीं कराया। और मरियम नवाज ने 8 जुलाई को कैपिटल टॉक में आबिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है क्योंकि उन्होंने फॉरेंसिक करा लिया है और हुकूमत को पता चल गया है कि ये वीडियो असली है। मरियम नवाज ने दावा किया कि हुकूमत ने फॉरेंसिक करा लिया है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क से बाहर भी जज अरशद मलिक के हक में बोलते रहे, नून लीग के खिलाफ बोलते रहे। ये कहते रहे कि जिस जज ने साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाई उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। Another case right now. There's a judge who convicted the previous Prime Minister. Now this judge, the opposition brought out a video blackmailing him about him with some compromising video with some woman. They brought this up. This happens in Italian mafias. It doesn't happen in democracies. वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त भी माफियात का जिक्र करते रहे, हुकूमत दावे करती रही मगर फिर उसकी तहकीकात नहीं कराई। इस केस के अहम किरदार नासिर भट्ट ने हमारे प्रोग्राम में आकर बताया कि उन्होंने खुद बरतानिया में फॉरेंसिक करा लिया है, वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के चक्कर काट रहे हैं, रिपोर्ट जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं मगर हाई कमीशन रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं। जो वीडियो आपने दिखाई उसमें वो यही कह रहे हैं जो मरियम नवाज ने दिखाई, मगर उस वीडियो के बारे में जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि वो वीडियो एडिट की हुई है, आपने एडिट करके उसको इस तरीके से पेश किया। देखिए, ये मैंने यूके में अपनी एक लेक्स लॉ कंपनी है सोलिसिटर की, उनके पास में गया, मैंने ये दोनों चीजें फॉरेंसिक कराई हैं, ऑडियो और वीडियो, और मैंने हाई कोर्ट में भेज दी हैं। वो हालांकि ये हुकूमत पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी फिरदौस आशिक अवान साहबा क्या हम इसका फॉरेंसिक कराएंगे। मेरा ख्याल उन्होंने फॉरेंसिक करा के इसको बंद कर दिया है कि उनको पता चल गया था कि इसमें कोई एडिट चीज नहीं है, और ये मैंने अब भेज दी हाई कोर्ट में। जब ये खुलेगी चीजें तो इसमें एक चीज भी एडिट नहीं है, ऑडियो और वीडियो दोनों ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसके लिए आप खुद देख लें कि मैं इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, एम्बेसी में जाता हूँ, वो मुझे ये तो दे देते हैं जी कि ये आपके वारंट हैं, लेकिन मेरी वीडियो और ऑडियो की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसको टेस्ट नहीं कर रहे। मैं हाई कोर्ट तक गया, इस्लामाबाद में मेरे वकला पेश होते हैं भुट्टा साहब, लेकिन फिर भी वो इस चीज को कंफर्म नहीं करें कि उस चीज को टेस्ट करें। सवाल उठता रहा कि हुकूमत क्यों ऐसा नहीं कर रही, क्यों तहकीकात नहीं कर रही, क्यों फॉरेंसिक नहीं कर रही। इतना ज़बरदस्त मौका मिला है शरीफ ख़ानदान को बेनकाब करने का, ये साबित करने का कि ये माफिया हैं, किस तरीके से ये जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, मगर हुकूमत ने कोई तहकीकात नहीं की। हुकूमत ने जज अरशद मलिक की वीडियो की तहकीकात कराने के बजाय जज अरशद मलिक की दरख्वास्त पर नून लीग की क़यादत के खिलाफ तहकीकात शुरू करा दी। फिर 3 दिसंबर को द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की खबर के मुताबिक जब शहबाज शरीफ जमानत पर थे उस वक्त मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर FIA पर दबाव डाला गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नून लीग की क़यादत को गिरफ्तार किया जाए, खासतौर पर मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए। उस वक्त के FIA के सरबराह बशीर मेमन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और हुकूमत को जवाब दिया कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। फिर कहा गया कि अगर मरियम नवाज नहीं तो परवेज़ रशीद ही को गिरफ्तार कर लिया जाए। बशीर मेमन ने बात नहीं मानी, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और फिर उनकी जगह पनामा GIT के सरबराह वाजिद ज़िया को FIA का DG लगाया गया और बैरिस्टर शहजाद अकबर को मामले खुसूसी बराए दाखिला का इजाफी चार्ज दे दिया गया। उसके बाद नून लीग के रहनुमाओं की तलबी के नोटिस जारी होना शुरू हुए। शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, परवेज़ रशीद और अज़मा बुखारी को तलब किया गया। फिर 30 दिसंबर 2019 को नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि जज अरशद मलिक के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुझसे जो उन्होंने सवाल किए हैं, मैं उनको सवालात को सुनने के बाद अपने आप से ये सवाल पूछता रहा कि ये पूछने के लिए आपने मुझसे बुलाया है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग थे? भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे वो सब ने टेलीविजन पे देखे हैं, वो लाइव टेलीकास्ट हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसने नहीं उन लोगों को देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे? ये पूछने के लिए आपने मुझे बुला लिया। कैसेट आपको कहाँ से मिली? भी वो नासिर भट्ट रोज कहता है, टेलीविजन पे आके कहता है, एक दफ़ा नहीं 1.5 दर्जन दफ़ा कह चुका है कि ये उसने तैयार किया और उसने हमें दी है। आपने इसके लिए मुझे बुला लिया पूछने के लिए कि आपके पास कहाँ से आई। तो इस तरह के सवाल थे जिनका ना कोई सिर था ना पैर था, और जिस शख्स को
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि वो हमारे माथे पे काला दाग है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फिर हमने 30 दिसंबर को अपने प्रोग्राम में बैरिस्टर शहजाद अकबर से पूछा कि जज अरशद मलिक को कब बुलाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी कब करेंगे, ये मामला मुकम्मल कब होगा। जैसे ही आप मुशीरे दाखिला बने हैं, जैसे ही वाजिद जिया साहब आए, बशीर मेहमद साहब गए हैं, ये सवाल उठाए हैं परवेज रशीद साहब ने कि जज साहब से सवाल पूछना था, आप हमसे पूछ रहे हैं। देखिए अरशद मलिक से भी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। मसला क्या सिर्फ ये है कि अरशद मलिक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, प्रेस टॉक नहीं करता और परवेज रशीद कर देता है तो उसका जवाब हमसे ना पूछे ना। उनकी तलबी का नोटिस किसी ने देखा नहीं पाकिस्तान में। उनकी तलबी का केस में बरी भी किया हुआ है। तारड़ साहब का, अजमा साहिबा का, परवेज रशीद साहब का हमने देखा कि समन किया गया और वो आए। अरशद मलिक को समन किया है क्या आप लोगों ने? देखिए आप लोगों से आप कह रहे हैं, एक तरफ आप मुझे एक वजीर से कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाके वो उनसे इंटरफेयर करे, एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर जब वाजिद जिया साहब लगे हैं तो वजीर आजम की आप ही के साथ तस्वीर आई है वो जब अब वाजिद जिया साहब पर नून लीग के पहले इख्तलाफात, क्योंकि जो वीडियो है, ये जो वीडियो है ये उसी जेआईटी के फैसला दे रहे थे जिसके सरबराह वाजिद जिया साहब थे, उन्हें आपने DGFI लगा दिया है। आपके ऊपर भी नून लीग का एतराज, वजीर आजम और आपकी वैसे ही राय है इस वीडियो के बारे में कि ये तो नून लीग माफिया है और आप तो अरशद मलिक के बयान हल्फी को दुरुस्त समझते हैं। नून लीग के लिए तो शहजाद अकबर एक नाइटमेयर है ना। फिर साथ ही हमने इस प्रोग्राम में शहजाद अकबर साहब से मुसलसल सवाल पूछा कि वीडियो का फॉरेंसिक तो करवा लें, तो उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टेस्ट सिर्फ असल वीडियो के जरिए हो सकता है। हमारे साथ ये भट्ट साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं बार बार हाई कमीशन जाता हूं कि भाई मैंने फॉरेंसिक करा ली है, सारी मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है ना। पाकिस्तान में फॉरेंसिक करा के आवाम को हकीकत बताते हैं कि एडिटेड थी, क्या इसकी हकीकत है, ना उसके फॉरेंसिक रिजल्ट्स हमारे साथ आवाम के साथ शेयर करते हैं। आप इन्हीं को बुलाए जा रहे हैं अपोजिशन के रहनुमाओं को, जो बशीर मेहमद साहब कह रहे थे कि हम तो ये पूछ रहे हैं, FIA इनसे यही पूछ रही है कि आप वीडियो दे दें, उसका फोरेंसिक ओरिजिनल वीडियो का होता है, आप ओरिजिनल वीडियो दें। फोरेंसिक कोई सरकारी इदारा करता है, कोई सरकारी लैब करती है, वहां से फोरेंसिक कराएं। नासिर भट्ट के फोरेंसिक के ऊपर अगर आप ये करना चले हैं तो फिर मैं कहता हूं माशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक DG और फोरेंसिक मामलात के माहिर डॉक्टर शुएब सडल आए, तो उन्होंने बताया कि इंटरनेट से डाउनलोड की गई वीडियो का भी फोरेंसिक हो सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर फोरेंसिक एनालिसिस कराना है तो वो इसी तरीके से हो सकती है, लाजमी नहीं है ओरिजिनल डिवाइस हो जिससे रिकॉर्ड किया गया हो, जिससे ऑडियो बनाई वीडियो बनाई वो सब चीज़ें हों। अगर मल्टीपल इस वक्त मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है या वैसे मीडिया के पास मौजूद है, वो लेके जाएं और फोरेंसिक एनालिसिस उससे हो जाएंगे आसानी से चंद घंटों में। हाँ बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ये है कि अगर आपने उसको किसी कोर्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करना है तो फिर वो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट वाले इन्वॉल्व होने चाहिए, या अगर कोई सिविल मैटर है जिसमें आप उस एविडेंस को पेश करना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट जो है वो रेफरल अथॉरिटी बन रही हो। तो अदरवाइज़ तो आप किसी चीज़ का भी जाके एनालिसिस कराना चाहें तो जो कुछ आपके पास है आप करा सकते हैं। हुकूमत ने ना जज के खिलाफ कार्रवाई की, ना ही फॉरेंसिक टेस्ट कराया। लंदन में नासिर भट्ट फॉरेंसिक कराकर पाकिस्तानी सफारत खाने के चक्कर लगाते रहे, मगर हुकूमत ने उस पर भी कार्रवाई नहीं की। मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 6 दिन के बाद 12 जुलाई को जज अरशद मलिक का बयान हल्फी सामने आया, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में लिखा कि अगस्त 2018 को अल अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप रेफरेंस को मेरी अदालत में ट्रांसफर किया गया, और जब इन दोनों रेफरेंसेस का ट्रायल जारी था तो इस दौरान नवाज शरीफ के जानने वालों और हामियों ने मुतअद्दिद दफ़ा मुझसे रब्ता किया और नवाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान को बरी करने के लिए मेरे सामने मुतालबात रखे गए, मुझे धमकियां दी गई, साथ ही मुझे वरगलाने की कोशिश भी की गई। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में लिखा कि एक समाजी नशिस्त के दौरान जिसमें नासिर जंजुआ और मेहर जिलानी भी शरीक थे, उसमें मुझे नासिर जंजुआ एक साइड पर लेकर गए और मुझसे मिन्नत समाजत की कि मैं अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में रिहाई का हुक्म दे दूं, और मुझसे कहा गया कि अगर अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत का फैसला दिया जाता है तो नवाज शरीफ मेरी तरफ से मुंह मांगी रकम अदा करने के लिए तैयार है। मैंने इस पेश करदा रिश्वत की ऑफर को मुस्तरद कर दिया। रिश्वत की पेशकश जब मैंने मुस्तरद की तो बाद में नासिर भट्ट की तरफ से मुझे ढके छुपे अल्फाज में डराने और धमकाने की कोशिश की गई। मुतालबात, लालच और धमकियों के बावजूद मैंने दिसंबर 2018 में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला सुना दिया, जिसमें अल अजीजिया में सजा सुना दी, फ्लैगशिप में बरी कर दिया। इसके बाद मामलात कुछ अरसे के लिए खामोश हो गए। फिर इसके बाद फरवरी 2019 में मैंने खुर्रम यूसुफ और नासिर भट्ट से मुलाकात की और बातचीत के दौरान मुल्तान वाली वीडियो का जिक्र किया गया
कुछ अरसे बाद मियां तारिक मुझसे मिलने आ गए। मियां तारिक एक पुराने जानने वाले थे। मियां तारिक ने मुलाकात के दौरान मुझे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाई। मुझे ये वीडियो दिखाने के बाद नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट ने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया और ब्लैकमेलिंग के जरिए ये कहने लगे कि मैं मियां नवाज शरीफ की मदद करने के लिए कुछ करूं। इसके बाद नासिर भट्ट की ब्लैकमेलिंग के बाद 6 अप्रैल 2019 को मैं नासिर भट्ट के साथ जाती उम्रा चला गया, जहां मियां नवाज शरीफ ने जाती तौर पर हमारा इस्तकबाल किया। जाती उम्रा की मुलाकात के कुछ दिन बाद नासिर भट्ट ने मुझसे फिर मुलाकात की और इस बार उनके पास अपील का मुसव्विदा मौजूद था। मैंने ना चाहते हुए भी इस मुसव्विदे पर नजरसानी की और उनके मुतालबात के तहत कुछ तजावीज़ भी दी। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इस नशिस्त में जिसमें मैंने अपील के मुसव्विदे पर बात की उसे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि इस मुलाकात में होने वाली बातचीत को एडिट करके इसके कुछ हिस्सों को जोड़ तोड़ कर इस ऑडियो वीडियो का हिस्सा बनाया गया था, जिसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाया गया था। अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसे जोड़ तोड़ कर किया गया, इसलिए हुकूमत की तरफ से फॉरेंसिक का ऐलान किया गया, मगर हुकूमत ने फॉरेंसिक नहीं कराया, क्योंकि उस वीडियो में तो वो ये कहते नजर आ रहे थे, नासिर भट्ट को ये बताते नजर आ रहे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला मुझे मेरी एक मुबैना वीडियो दिखाकर लिया गया, जो उस वक्त बनाई गई कि जब मैं मुल्तान में था और 2003-2004 की ये बात है। जज अरशद मलिक ने तो अपने बयान हल्फी में दावा किया कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया, मगर गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को जब हमने इस केस के अहम किरदार नासिर भट्ट का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि जज अरशद मलिक ने मुझे बताया था कि जस्टिस साकिब निसार ने मुझे बुलाकर कहा था कि आपने कानून से हटकर फैसला सुनाना है। जज अरशद मलिक ने कहा कि मैं दिखाऊंगा, आपको लिखवाऊंगा, और आपने वीडियो बना ली। आपने जज अरशद मलिक को बताया था कि मैं आपकी वीडियो बनाने लगा? नहीं, मैंने मलिक अरशद साहब को बताने का मकसद देखें, मलिक अरशद साहब ने मुझे अपने घर बुलाया था, हम बैठे चाय पी रहे थे और उन्होंने फिर वो लिखवाना शुरू कर दिया। आप देख लें, वो अपनी मर्जी से चीजें लिखवा रहे हैं, वो साथ लिख भी रहा है मेरा अकाउंटेंट, और वो वीडियो भी बन रही है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद नहीं था कि किसी को ब्लैकमेल करना, कुछ वीडियो का मकसद था कि हर चीज वो जो बता रहे हैं वो लिखी जाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ बताया वो वीडियो में, और उन्होंने ऐसी बातें बताई जो मैं भी सुन के हैरान था। अगर सिर्फ मकसद ये था, साकिब निसार साहब मुझे मलिक अरशद साहब बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आपने कानून से हट के फैसला करना है, क्योंकि मुल्क हालत जंग में है और आपने सजा जरूर देनी है। आप मुझे ये समझ आए, मलिक साहब कहते थे मैं तो रात को सो नहीं सकता भट्ट साहब कि यार ये ऐसी मुझे डराने ख्वाब आते हैं। तो मैंने कहा ये ऐसी अगर ये बात है तो आपने ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं बस मैंने किया, मुझे दुख अफसोस हो रहा है कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक की तरफ से ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ामात का जवाब दिया, अपनी मुलाकात के बारे में भी बताया। जज अरशद मलिक अपने बयान हल्फी में कह रहे हैं कि जब आपने प्रेशराइज़ किया और वो सारी बातें की कत्ल वाली, और वो फिर भी नहीं माने। वो कहते हैं मैंने दिसंबर में अपने ज़मीर के मुताबिक मेरिट पर फैसला दे दिया दिसंबर 2018 में, तो फरवरी 2019 में आपने और खुर्रम यूसुफ ने उनसे मुलाकात की और बातचीत के दौरान आपने उनसे पूछा कि नासिर जंजुआ ने आपको मुल्तान वाली वीडियो दिखाई है, वही मुबैना वीडियो जिसके बारे में आप कहते हैं, अरशद मलिक आप वाली वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। जब उन्होंने कहा कि नहीं उन्हें इस वीडियो का पता नहीं है, तो आपने धमकी आमेज लहजे में उनसे कहा कि आपको कुछ दिन के अंदर ये वीडियो दिखा दी जाएगी, जिसके कुछ अर्से बाद मियां तारिक ने जज अरशद मलिक से मुलाकात की और उन्हें वो वीडियो दिखा दी। यानी फरवरी 2019 में आपने उन्हें धमकी दी कि उन्हें वीडियो दिखा दी जाएगी। बात ये मलिक अरशद साहब ने मुझे बताया, उस अगर वो वीडियो आप देखें तो मुझे बता रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों ने वीडियो दिखाई, जिसके वीडियो को देख के तो मेरा दिल, मैं खुदकशी करने को दिल कर रहा था। तो मैंने पूछा जी क्या वो वीडियो थी? कहते हैं जी बस कोई पुरानी वीडियो थी, ऐसी थी। मैं भी बड़ा हैरान हूं कि वीडियो उनके पास कैसे, वो तो मुझे बता रहे हैं उसमें, तो मैं उनको कैसे वीडियो दिखा सकता हूँ? वो हर बात में ये बात जरूर दोहराते थे कि यार मैंने बड़ी ज्यादती की मियां साहब के साथ मिलके, उन लोगों ने मिलके तो मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मैं सजा देने पर मजबूर हो गया। ये सारी बातें मलिक साहब कह रहे हैं जो वीडियो में है, तो मैं उनको कैसे कुछ चीज दिखा के प्रेशराइज कर सकता हूँ? और मुझे तो वो खुद अपने घर बुला रहे हैं, मुझसे मिलते रहते हैं। अगर वो ऐसा समझते तो मुझसे मिलते ही ना, मुझे अपने घर बुलाते ही ना। साथ ही नासिर भट्ट ने अपने और जज अरशद मलिक की जाती उम्रा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की तस्दीक की और फिर तफसीलात भी बताई। आपने जब उनकी मियां साहब से मुलाकात कराई तो उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई? मियां साहब ने उनसे क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, और उस मुलाकात में कौन कौन मौजूद था? मैं था, मियां साहब से कोई बात नहीं थी। वो मलिक अरशद साहब भी उनको तफसील बताते रहे, मियां साहब आगे से आना करते हैं। इसके अलावा मियां साहब ने कोई बात नहीं की, मियां साहब खामोश थे। अब जब ये भी बात बताऊं, जब हम मैं और मलिक अरशद साहब वहां से मिल के वापस आए
गाड़ी में। तो अब उन्होंने मुझे ये कहा, मलिक अर्शद साहब ने, कि यार मेरा दिल इतना परेशान हो गया है, इस बंदे ने मुझे कितना प्यार से मिला है, कोई इसने दिल में ये बात नहीं कही, कोई ऐसी बात नहीं कि तुमने मुझे सजा दी है, और जो मैंने सारी बातें बताई हैं, मेरा दिल इतना परेशान है कि यार मैंने इस बंदे के साथ क्यों इतनी ज्यादती की। वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से थे क्योंकि आपने इदारों पर डाला, और जज अरशद मलिक कहते हैं कि मैंने तो साफ साफ बता दिया कि नहीं मियाँ साहब, मैंने शाइस्ता रेजिम ने बताया कि मैंने तो मेरिट पर फैसला दिया, जिस पर आप उनसे बड़े नाराज़ थे। और वहाँ से निकलकर आपने कहा कि आपने ये बात क्यों की कि मेरिट पर फैसला दिया है, अब इसका इजाला करें। आपने मुझे मियाँ साहब के आगे शर्मिंदा किया है। अल अजीज़िया के खिलाफ अपील में मेरी मदद करें, और आपने इस मामले पर कहा कि मैं वकीलों की खिदमात मैंने हासिल की हुई हैं, ड्राफ्ट मैंने तैयार कर लिया है, मगर इस पर नज़रसानी के लिए आपको तजावीज़ देनी होंगी। ये आपने जज अरशद मलिक से कहा, जिन्होंने मियाँ साहब के खिलाफ फैसला दिया था। फिर वो आगे कहते हैं कि मैंने ब्लैकमेलिंग की वजह से इस मुतालबे को पूरा करने के लिए हामी भर ली, और उसके बाद वो मुलाकात हुई जिसकी आपने वीडियो बनाई। मलिक अर्शद साहब के पास सिक्योरिटी है, पुलिस है, हर चीज है। अगर वो ना चाहें तो मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? अगर वो ना चाहें तो मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ? अगर वो चाहें तो मुझसे मिले, ना चाहें तो मुझसे ना मिले। मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है कि उनसे मैं जबरदस्ती मिल सकता हूँ? आप ये खुद बात, इतना तो आपको अंदाजा हो सकता है कि मैं ये कोई जबरदस्ती वाली ना बात थी ना कुछ था। ये हर चीज मलिक अर्शद साहब की ख्वाहिश पे हुई, उनका दिल चाह रहा था मिलने को। खुद जज अरशद मलिक ने भी इस बात को तस्लीम किया कि वो नवाज शरीफ से मिलने जाती उम्रा गए। जज अरशद मलिक का बयान इस लिहाज से अहम है क्योंकि जज अरशद मलिक ने यही बातें अपनी FIR में दर्ज कराईं और FIA ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी। FIA ने मुलजिम मियां तारिक महमूद को गिरफ्तार किया, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को मियां तारिक को जमानत पर रिहा कर दिया और कहा कि अदालत के बार बार सवाल करने के बावजूद तफ्तीशी अफसर मुलजिम मियां तारिक के जुर्म में मुलव्विस होने से मुताल्लिक मवाद पेश नहीं कर सके। फैसले में जजिस ने सवाल उठाया कि जज अरशद मलिक 19 साल तक और बिलखुसूस ज़ेर इल्तवा केस में मुसलसल मुबैना दबाव के बावजूद खामोश क्यों रहे, उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले इस केस के दीगर किरदारों की बात करते हैं। FIA में नासिर जंजुआ, गुलाम जिलानी और खुर्रम रसूल को गिरफ्तार किया, मगर फिर अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन तीनों के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने FIA की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्जिमान को बरी कर दिया। इस हुकूमत में FIA की रिपोर्ट की बुनियाद पर ये तीनों मुल्जिमान बरी किए गए, जिनमें का आज भी तहरीक इंसाफ कह रही है कि उन्हें सज़ा हो सकती है। FIA ने नासिर जंजुआ, गुलाम जिलानी और खुर्रम रसूल को गिरफ्तार किया था और इन तीनों के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले थे और अदालत में फिर उन्हें बरी किया था। इसके बाद FIA ने मई में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इन तीनों अफराद को दोबारा गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की। तो और साबिर क्राइम की अदालत से रिहाई के बाद FIA ने दोबारा से तहकीकात करनी है ये कहा, इसलिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए, मगर अदालत ने यह दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। एक मुलजिम को अदालत ने जमानत दे दी, 3 को बरी कर दिया। एक मुलजिम नासिर बट बरतानिया में है, कोई पेशरफ नहीं हो सकी। हुकूमत इल्ज़ामात लगाती रही लेकिन कुछ नहीं किया। हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, मगर खुद अदलिया मुसलसल जज अरशद मलिक के किरदार पर सवाल उठाती रही। ये केस जब सुप्रीम कोर्ट गया तो फैसले के आखिर में उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जज अरशद मलिक के कंडक्ट पर रोशनी डाली। फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा कि जज अरशद मलिक की तरफ से जो प्रेस रिलीज और बयान हल्फी जारी किया गया वो उनके खिलाफ वजनदार फर्दे जुर्म है। जज अरशद मलिक का तस्लीम शुदा कंडक्ट जो प्रेस रिलीज और बयान हल्फी से उभर रहा है उससे बू आती है। ताफुन ज़दा तर्ज अमल में इतनी सलाहियत है जो पूरी अदलिया पर बतौर इदारा बुरा नाम ला सकती है। जज अरशद मलिक ने अपनी प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में यह तस्लीम किया कि उनका एक मशकूक माजी था। उन्होंने अपने हवाले से शर्मनाक हक़ाइक़ को छुपाए रखा था, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैकमेल करना आसान था। ट्रायल के दौरान जज अरशद मलिक नवाज शरीफ से हमदर्दी रखने वालों से निजी मुलाकातें करते रहे। उन्हें दौरान समात धमकियां और रिश्वत की पेशकश भी की गई उनके बकौल, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी आला हुक्काम को नहीं बताया और ना ही खुद को ट्रायल से अलग करने पर गौर किया। सिर्फ यही नहीं, जज अरशद मलिक ने सजायाफ्ता शख्स के बेटे से किसी और मुल्क में मुलाकात भी की और बिलाखिर जज अरशद मलिक ने सजायाफ्ता शख्स की उनके अपने ही फैसले के खिलाफ अपील में मदद शुरू की कोशिश की। जज का ऐसा तस्लीम शुदा कंडक्ट हैरान कुन है। उनके इस गैर अखलाकी और काबिल नफरत तर्ज अमल ने हज़ारों ईमानदार जजिस का सर शर्म से झुका दिया है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीन दहानी कराई है कि जज अरशद मलिक को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के हवाले किया जाएगा। हम ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी वापसी लाहौर हाई कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करेगी। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत को कहना पड़ रहा था, अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा रहे थे कि जज अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत वरना नून लीग के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, जज साहब का दिफा कर रही थी। इसी तरह 18 जून को जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का भी जिक्र आया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जज को मालूम होना चाहिए कि वो अवाम की नज़रों में है। हम जजेस को इस हवाले से मोहतात होना चाहिए। आपकी नाक के नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या होता है आपको इल्म नहीं।
जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आपने मालूमात हासिल कर ली और फिर अपने पास रख ली ताकि उन्हें उस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई पिच से बाहर निकल कर खेले। इंजीनियरिंग के इल्जामात हैं, बदकिस्मती से हम इस्तेमाल हुए। मैं एहतसाब अदालत के जज की बात कर रहा हूं जिन्हें आपकी वजारत ने तैनात किया। हम इसे ठीक करेंगे और हो सकता है इस फैसले में ही उसे ठीक कर दें। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि एहतसाब अदालत के जज जिनका माजी खराब रहा उनकी तो कोई निगरानी नहीं की गई। जज अरशद मलिक को कुछ नहीं हुआ। यहाँ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर भी फैसले में लिखेंगे। जुडिशरी इस हवाले से मुसलसल जज अरशद मलिक के हवाले से सवालात उठाती रही, कार्रवाई का कहती रही। 14 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां तारिक की दरख्वास्त जमानत की समाअत करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि इतने साल गुजरने के बाद जज को मालूम हुआ कि उन्हें नशा आवर शय पिलाकर वीडियो बनाई गई थी, या तो जज वीडियो को जाली करार देकर उससे इनकार करते। जज तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वीडियो जेन्युइन है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जुडिशल ऑफिसर अपना मिसकंडक्ट तस्लीम कर रहा है। क्या कोई जज ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है कि उसे नशा आवर शय पिलाकर ऐसी वीडियो बनाई गई? जुडिशल अफसर का ये एतराफ़ तो खुद हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। चीफ जस्टिस ने FIA से सवाल पूछा कि आपने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, क्या आपने जज का बयान रिकॉर्ड किया? FIA की तफ्तीश का ये मयार है? जज किसी के घर गया ही क्यों था कि उसकी ऐसी वीडियो बनाई गई? यानी अदालत FIA से कह रही है कि आपने जज से सवाल क्यों नहीं पूछा, और ये सारे मामला हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जज अरशद मलिक का मामला लाहौर हाई कोर्ट को भेजा और अब लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 1 साल बाद जज अरशद मलिक की बरतरफी का फैसला सुना दिया है। आज जज साहब के साथ क्या हुआ, फैसले के बाद क्या मामला था, अंदर की कहानी क्या रही, जाहिद गिशकोरी हमें बताएंगे। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? आज शाहजेब 20 साल कैरियर में जो इस बर्खास्त जज अरशद मलिक के लिए एक मुश्किल तरीन दिन था। उसको आखिरी बार बुलाया गया था 11 बजे इंतज़ामी कमेटी की तरफ से, जिसको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हेड किया है। ये उसके लिए आखिरी मौका था अपने आप को पेश करने के लिए कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है। तो उसके सामने इंतज़ामी कमेटी की तरफ से, जो कि जस्टिस अहमद नईम की तरफ से 10 महीने तहकीकात की गई थी, तहकीकाती रिपोर्ट रखी गई और उस पर सवालात किए गए। जो हमें ज़राए ने बताया है कि 11 बजे वो पेश हुए हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट का दौरानिया है जब इससे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए थे, क्योंकि तहकीकाती रिपोर्ट ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा, जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट होती है, नौकरी से बर्खास्त करने की, उसकी सिफारिश की थी। इसके सामने 3 सवालात रखे गए थे। एक, ये बड़ी अहम बात है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पाया गया है जिसमें ये गिल्टी साबित हुए हैं। इसके अलावा मॉरल और प्रोफेशनल और इसके अलावा फाइनेंशियल, ये वो अहम पॉइंट थे जो इसके सामने रखे गए और इनको कहा गया कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि पहले ही उस कमेटी ने इस जज को 2 बार मौका दिया था। इसके बयानात तलब किए, बयानात और नोटिस इसको सर्व किए गए थे। तमाम तर रिकॉर्ड इसके सामने रखा गया, बिलखसूस जो इसका कैरियर है जो कि 2000 में शुरू हुआ था, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आखिरी चन्योट के बाद यहाँ फिर उसके सामने इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, जो कि 2017 से शुरू होता है। जैसे ही ये बाहर आए 45 मिनट के वक्फे के बाद, जो कुछ इसके साथी वकला जो इसके दोस्त से जब मिले, तो जज, हमें बताया जाता है ज़राए की तरफ से, जो साबिक जज हैं, वो उनके आंसू निकल रहे थे और उसने अपने एक दोस्त वकील को बताया कि आज उनकी नौकरी का शायद आखिरी दिन है। उसके बाद शाहजेब ऐसा हुआ, जो ज़राए का बताना है, ये रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गए अरशद मलिक। और उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वहद जज हैं हालिया तारीख में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद की, जो कि 4 वज़राए आज़म पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म, जिसमें नवाज शरीफ, शौकत अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, इनके केसेस सुन रहे थे। इसके अलावा फेक अकाउंट्स केस भी इन्होंने शुरू में सुना था, जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ था। और इसकी जब वीडियो सामने आई मुबैना तौर पर, उस वक्त उसके 10 दिन पहले ही एक अहम केस, जो कि नंदीपुर का केस था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के एडवाइज़र बाबर अवान को इन्होंने क्लीन चिट दी थी। ये इसके कैरियर का आखिरी केस था। इस
जिसका कैरियर 19 साल 11 महीने और 1 दिन पर मुश्तमिल है, जो आज इसका ख़त्म हुआ है। बहुत शुक्रिया। गिचकोरी तफसीलात बता रहे थे। शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, सीनियर नायब सदर नून लीग, हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को भी दावत दी, वो प्रोग्राम में नहीं आए। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, जज के हवाले से फैसला आ गया, मगर हुकूमत का कहना है कि 2 कैरेक्टर थे, एक जज और दूसरी है मरियम नवाज साहिबा, उनको भी सज़ा हो सकती है इस मामले में। आपको है ये खदशा कि अभी तक फैसला आना बाकी है कि किन ग्राउंड्स पर ये जज साहब को बरतरफ किया गया? किस बात की सजा? ये सजा दी है, हुकूमत हर चीज को विक्ट्री बताती है। ये तो जिस दिन हुकूमत से जाएंगे उस दिन विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, हमारी जान छुड़ा दी हुकूमत से। ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उन्होंने ये फैसला किया है और मुतफिका फैसला है, 7 हाई कोर्ट के जजेस का फैसला है कि इस जो कंडक्ट था जज का वो दुरुस्त नहीं था और इसको डिसमिस किया जाए। ये तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जो हम पहले कहते थे कि इन अदालतों में, ये नैब की जो अदालतें हैं, इनमें इंसाफ नहीं मिलता, ये सारी मैनिपुलेशन है। हमने उसका सबूत दिया, उस सबूत की बुनियाद पर ये फैसला आया है और ये डायरेक्टली लिंक्ड है जो नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन थी उससे। तो अब तो ये सारा मामला डाउटफुल हो गया है कि इन नैब की अदालतों में हो क्या रहा है, प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, प्रोसिक्यूशन दबाव डाल रही है, जो उसमें GIT पेश होती है उनकी क्या हकीकत है। तो ये काफ़ी गहरी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका सो मोटो नोटिस लेकर जो साख मुतासिर हुई है अदालतों की उसको बहाल करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है आपके पास अपील का। ज़ाहिर है इस केस में जो मॉनिटरिंग जज है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, टाइम भी लिमिट किया। मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज थे। फिर साकिब निसार साहब के हवाले से इल्ज़ाम लगा रहे हैं नासिर भट्ट साहब के, उन्हें जज अरशद मलिक ने बताया कि साकिब निसार साहब ने उस वक्त उन्हें आके कहा कि क्या फ़ैसला देना है। तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? आपको वापस सुप्रीम कोर्ट से क्यों चाहते हैं आपके इस मामले का नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हज़रत साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पहले दिन से मौक़िफ़ था नवाज शरीफ साहब का, आज उस मौक़िफ़ की कामयाबी है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिला इस अदालत में। अब जो इसकी गहराई है वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ही उसका नोटिस ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस मसला है कि जहाँ पर जो आपका तमाम ये अकाउंटेबिलिटी का जो सो कॉल्ड प्रोसेस है ये क्वेश्चन में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कहा है, रिमार्क्स दिए हैं कि ये नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, यहाँ पर इंसाफ नहीं है या इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। उसके बाद जो नैब के चेयरमैन हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इंसाफ के तकाजे तो उनको पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है, इंसाफ के तकाजे क्या हैं। अब इस केस में तो ठोस शहादत आई जिसको कबूल किया लाहौर हाई कोर्ट ने, तो अब अदालतों पर अवाम की साख यकीनन मुतासिर हुई है, उसको बहाल करने की ज़रूरत है। मतलब यानी जो अपील का फोरम नवाज शरीफ साहब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उसे वो अवेल करेंगे, मगर आप ये कह रहे हैं इस सारे के सारे सिनेरियो में जो साख मुतासिर हुई है उसके लिए चीफ जस्टिस नोटिस लें और इस मामले को सेटल करें। देखिए, वो तो एक शख्स का केस है नवाज शरीफ साहब का, वो तो अपना लीगल हक जो भी है उसके लिए लड़ेंगे, वो तो उनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना उनसे कोई ले सकता है वो हक। लेकिन मैं तो ये एक बड़े इशू की बात कर रहा हूँ कि लोग आज हर चीज़ विजिबल है अवाम के लिए। लोग देख रहे हैं कि एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म अगर वो इंसाफ हासिल नहीं कर सका, उसके केस में जज को ब्लैकमेल करके फ़ैसला लिया गया, तो आम आदमी क्या इंसाफ की तवक्को करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ी जिम्मेदारी कानून में शायद ना हो, लेकिन एक बड़ी इखलाकी जिम्मेदारी हायर जुडिशरी की है। तो चीफ जस्टिस साहब, मुझे पूरा यकीन है कि इसका सो मोटो नोटिस, और सो मोटो जहाँ तक मेरी समझ है कानून की, ऐसी ही बातों में अवलीन तरजीह होती है। तो यकीनन मुझे ख्याल है कि वो नोटिस लेंगे और जो कोर्ट्स हैं उनकी साख बहाल करेंगे।
मतलब मगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी जो अपील का मामला है उसमें एक लीगल पहलू ये आ रहा है कि 2 फैसले दिए थे अरशद मलिक साहब ने, एक में नवाज शरीफ साहब को बरी किया था, एक में सजा दी थी। अगर आप ये प्ली लेते हैं कि जी साबित हो गया अरशद मलिक साहब के खिलाफ मामला, तो दोनों केसेस रिवर्स हो जाएंगे और दोनों दोबारा से होंगे। एक में जिसमें बरी हो गए हैं वो भी मामला दोबारा खुल जाएगा, तो उल्टा ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए नेगेटिव इसका आउटकम हो। देखिए, वो तो जो वकला फैसला करेंगे वो बात है। मैं तो एक असूल की बात कर रहा हूँ कि आपने ट्राई किया पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा केस, एक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा रहा हो, जिसको हटाया गया हो अपनी टर्म के दौरान, उसको आपने ट्राई किया अवाम को दिखाने के लिए, और अब पता चला कि जज ही, जिसकी वीडियो मौजूद है, कि उसने प्रेशर में आकर, दबाव में आकर, ब्लैकमेल में आकर उसने ये फैसला दिया और अब उसी जज को बरतरफ कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। तो ये मैंने पहले कहा कि ये मियां नवाज शरीफ का जो स्टैंड था वो तो बड़ा क्लियर हो गया, उसकी तो फतह हो गई। अब अदालतें उसके बारे में क्या करती हैं, अदालत फैसला करेगी, वो उनका हक है। लेकिन उससे बड़ा मसला अदलिया की साख की बहाली का है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर आप साथ में कह रहे हैं कि जो एहतसाब का अमल था वो सारा एक्सपोज हो गया, हुकूमत कॉन्फिडेंट है अभी भी कि हमारे पास नई एविडेंस आई है, नए केसेस हम बनाएंगे और मामला आगे बढ़ाएंगे, जो मौजूदा केसेस हैं उसमें भी नई एविडेंस आई है, तो ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं सब एक्सपोज हो गया और अब एहतसाब का अमल खत्म हो गया? देखिए, हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, हुकूमत आगे क्या बढ़ेगी? मईशत को तबाह कर दिया है, बेरोजगारी आम कर दी है, महंगाई आम कर दी है, सीपैक ख़त्म हो गया, मुल्क में तरक्की की रफ्तार रुक चुकी है। यानी कोई शोबा ऐसा नहीं है जो आज तबाह हाल नहीं है। कोविड का मुकाबला हम नहीं कर सके, आप मुल्क को यूनिफाई नहीं कर सके इस चैलेंज के लिए, तो वो नाकामी अपनी जगह पर हैं। मेरा तो ओपन चैलेंज है इस हुकूमत को, पहले दिन से है, आज भी है। 5 साल हमने हुकूमत की है, एक करप्शन का स्कैंडल आप बता दें। मैं इस हुकूमत के अभी आपके सामने 6 बड़े स्कैंडल करप्शन के, इमरान खान के, इसके वज़रा के, इसकी हुकूमत के आपके सामने रख सकता हूँ। नहीं, अब आप भी जानते, अब मिस मैनेजमेंट के स्कैंडल हैं कि माफियाओं को जिससे भरपूर फायदा हुआ है, शुगर माफिया, वीट माफिया, सारा करप्शन के स्कैंडल आप कहेंगे उन्हें? क्योंकि अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। मिस मैनेजमेंट बहुत है, इसमें माफियाज भरपूर फायदा उठा रहे हैं, आप करप्शन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी का स्कैंडल, ये छोटा स्कैंडल है, 150 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब से जा चुका है। आज भी चीनी 30 रुपये महंगी बिक रही है। गंदम का स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, पेट्रोल का स्कैंडल, स्कैंडलों की एक फहरिस्त मौजूद है। आप किस किस स्कैंडल को पकड़ेंगे? यहाँ तो हर काम ही हुकूमत का स्कैंडल है। अभी पोर्ट्स एंड शिपिंग में आप स्कैंडल देखेंगे, पेट्रोलियम में आप स्कैंडल देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप स्कैंडल देखेंगे। 8.25 रुपये का बॉन्ड बेच के अगले दिन आपने रेट 7% पे कर दिया। एक दिन पहले 8.25 का बॉन्ड बेच दिया। आपने 13.25% में मुस्तहकम रखा अपने पॉलिसी रेट को कि हॉट मनी, आज वो रेट 7% पे है। 13.25 पर, और डॉलर को मुस्तहकम रखा, रुपये को मुस्तहकम रखा, डॉलर के डिवैल्यू नहीं किया। यानी वो लोग आए, उनके नाम बताए जाएं, आपको वहीं से सारा पता चल जाएगा। अरब हा डॉलर आया, अरब हा डॉलर चला गया। 13.25% पाकिस्तान ने सूद अदा किया उस पैसे पर। जो पैसा आपको बाजार में 6% के करीब मिल रहा था, हमने 13.25% अदा किया। ये कोई मामूली स्कैंडल है? यहाँ पर हारून अख्तर साहब का और मेरी हमशीरा सादिया बासी साहब का सेनेट का केस था, जो सुओ मोटो लिया गया, एक दिन में फैसला करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया विदाउट राइट ऑफ अपील। मेरी हमशीरा के कागज़ आज भी आप देख लें कि उन्होंने नेशनैलिटी अप्लाई करने से पहले छोड़ दी थी। अगर वादा साहब ने अप्लाई करने से पहले छोड़ दी है, बेकसूर है, नहीं किया तो हमारी पानी की वजारत को मज़ीद तबाह करते रहेंगे। देखें, कानून बड़ा क्लियर है कि जिस दिन आपने अप्लाई किया, अगर उस दिन, ये हमारा आइन कहता है, उस दिन अगर आप किसी और मुल्क के नेशनल थे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक, मज़ीद अहम टॉपिक पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।